नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आईपीएल के फाइनल मैच का नतीजा तो आ गया है, लेकिन सियासी फाइनल 2019 में होगा। 2019 फाइनल का नतीजा क्या होगा, इसकी आहट, इसकी भनक आज हुए 2019-18 की सेमीफाइनल यानी उपचुनाव के नतीजों में सुनाई दे सकती है। देश भर में 4 संसदीय सीटों और 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए गए। इनमें बिहार की जोकीहाट सीट और झारखंड की गोमिया और सिल्ली सीट पर उपचुनाव खत्म हो चुके हैं। जोकीहाट में 53% वोटिंग हुई, जबकि गोमिया में 63.25 और सिल्ली में सबसे ज्यादा 75.50% वोटिंग हुई। 31 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन जीत के सबके अपने अपने दावे हैं। आज प्राइम डिबेट में इन्हीं दावों को वोटिंग की कसौटी पर, वोटरों के मुद्दों की कसौटी पर कसने की कोशिश करेंगे। शुरुआत जोकीहाट से करते हैं और जोकीहाट की सबसे बड़ी चीज, यहां दरअसल 70% अल्पसंख्यक हैं और इस लिहाज से यह माना जा रहा है कि जोकीहाट उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे अल्पसंख्यकों का रुख बिहार में किसके साथ है, अल्पसंख्यक वोट किसके पास 2019 में जाने वाला है। क्योंकि जोकीहाट में जेडीयू लगातार जीतता रहा है। हालांकि जिस उम्मीदवार के बूते जेडीयू जीता रहा, वो उम्मीदवार अब आरजेडी में है। 70% अल्पसंख्यक वोट तय करते हैं विजेता का नाम, और जाहिर है जोकीहाट की जीत से तय होगा अल्पसंख्यक किसके साथ हैं। और यहीं से जोकीहाट उपचुनाव के मायने क्या है आप समझ सकते हैं। यानी जोकीहाट उपचुनाव के नतीजे सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र के नतीजे नहीं होंगे, बल्कि बिहार की सियासत को एक दशा देने वाले नतीजे होंगे। बिहार की सियासत की रूपरेखा तय करने वाले नतीजे होंगे। जनाधार अल्पसंख्यकों का किसके पास है, मूड वोटरों का क्या है, ये तय इस चुनाव के नतीजे से हो जाएंगे। और ये सिर्फ हम नहीं, वोटर भी कह रहे हैं। वोटरों ने, जिन्होंने वोट दिया जोकीहाट में, उन्होंने भी यही बात कही। सुनिए। परिणाम होगा 2019 का लोकसभा का दिशा तय कर सकता है। बिहार की सियासत की बात करें तो जरूर करेगा। क्यों आपको ऐसा लगता है? यहाँ से सारा सीमांचल का रूपरेखा तय होता है। अगर यहाँ से जो निकालेगी सीट, उसको लोकसभा में फायदा होगा। यानी कि ये माना जाएगा कि बिहार में जो अल्पसंख्यकों का झुकाव है उस पार्टी की तरफ है। जी। यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है ये। जी, बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से मतलब 2019 का इलेक्शन का जो है दिशा और दशा तय होगा। अच्छा, जो पार्टी जीतेगी उसी का तरफ जनाधार का झुकाव होगा। ये वोटरों ने कहा, उसी तरफ जनाधार का झुकाव होगा। और वोटर भी जानते हैं कि दरअसल इस उपचुनाव के क्या मायने हैं। हमारे साथ जो 4 मेहमान जुड़े हुए हैं, रामानुज प्रसाद आरजेडी विधायक, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जेडीयू प्रवक्ता, और रांची स्टूडियो से जुड़े हुए हैं प्रवीण प्रभाकर प्रदेश प्रवक्ता झारखंड बीजेपी, विनोद पांडे हैं केंद्रीय महासचिव जेएमएम के। चूंकि गोमिया और सिल्ली की भी हम बात करेंगे और जोकीहाट की भी, तो इसलिए पटना और रांची दोनों स्टूडियो से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। जोकीहाट का जिक्र चला है तो हम सबसे पहले बिहार पटना का ही रुख करते हैं। रामानुज जी, ये आपको लगता है कि इस उपचुनाव के मायने, चूंकि एक विशेषज्ञ जो सियासी पंडित होते हैं ये सब बात करते हैं, लेकिन वोटर, जो आनंद अमृताज हमारे संवाददाता ने बात की, वोटरों का भी यही मानना है। और चूंकि यूथ वोटर, वो सब समझते हैं कि इस उपचुनाव के क्या मायने हैं। सीमांचल की राजनीति तय होगी इससे, और आने वाले दिनों में वोट किस तरफ जा रहा है अल्पसंख्यकों का, ये तय होगा। आप मानते हैं कि इस उपचुनाव के नतीजे तय कर देंगे, मूड क्या है? ये जो वोटिंग बिहेवियर शो होगा, या आज जो वोटिंग बिहेवियर दिखा और रिजल्ट जब आएगा, तो ये साबित करेगा कि हाँ साहब, जो ऐसे लोग जो अपने सुविधा के हिसाब से परिभाषा करते रहे राजनीति का, कभी आरएसएस मुक्त भारत बनाने की बात करते हैं, कभी आरएसएस के गोद में बैठ जाते हैं, मोहन भागवत जी को पूरा ज़मीन दे देते हैं कि इसको आकर के कैराना और ये मुजफ्फरनगर की तरह यहाँ मुजफ्फरपुर को और किशनगंज को बना दीजिए, नवादा को बना दीजिए। रोज़ बरोज़ क्या बोलते रहते हैं लोग, कभी क्या बोलते थे। तो इन सारी बातों को वोटर्स देखते रहते हैं, जज करते रहते हैं कि हाँ साहब क्या है।
तो बल्कि मैं समझता हूं कि आज के दिनों में जो वोटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी का एजेंडा तो क्लियर है कि हाँ साहब, देश को जलाने का, देश को बांटने का, धर्म के आधार पर मस्जिद क्या कब्रिस्तान और शमशान करने का। लेकिन वैसे डूबियस कैरेक्टर के लोग जो कभी कुछ बोलते हैं, कभी आपके मुताबिक वोटरों के जहन में सांप्रदायिकता एक बड़ा मुद्दा रहा, जिस वजह से जो मुद्दे की वजह से उन्होंने वोट डाला। सुमित झा जी, सांप्रदायिकता, इस देश का संविधान, सरकार की कार्य प्रणाली बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार जहां सिमटती है, जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, जहां गवर्नमेंट लेस होती है वहां गरीबों का हक हकूक मारा जाता है। सारे चीज जब निजीकरण में जा रहे हैं, सभी जब विनिवेश हो रहे हैं, सभी ठीक है, मैं उन मुद्दों की भी बात करूंगा और वोटरों की जुबानी ही मैं सुनाऊंगा, क्योंकि वोटरों ने क्या कहा उन मुद्दों पर। लेकिन डॉक्टर सुनील जी, क्योंकि मायने को लेकर मैंने शुरुआत की है, ठीक है, दोबारा मैं आता हूं रामानुज जी। सरकार के खिलाफ है, नीतीश जी के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि मायने की बात चली है और खुद वहां के वोटर कह रहे हैं कि साहब इस उपचुनाव के नतीजे तय कर देंगे, आप हैं कहां, आप कितने पानी में हैं। नतीजों के बाद आप कम से कम इस बात को स्वीकार करेंगे, अगर हार होती है तो मानेंगे कि हां हमारी साख पर बट्टा लगा है। सुमित जी, हमारा मानना है कि माननीय नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास कार्यक्रम चला रहे हैं यहाँ पर, और जनता विकास बनाम परिवारवाद, विकास बनाम भ्रष्टाचार, विकास बनाम जात पात, विकास बनाम धार्मिक ध्रुवीकरण, इस पर वोट देगी और जनता निश्चित ही विकास पर वोट देगी। इसके साथ नहीं, विकास पर वोट दी हो, देगी, वो दे रही है, दी है, और विकास पर वोट देगी, ये मुझे पूरा मानना है। इसके साथ ही अगर आप देखें, आप खुद कह रहे हैं कि 70% अल्पसंख्यक के हैं, तो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं नीतीश कुमार जी के द्वारा, जो अल्पसंख्यक का झूठा दम भरते हैं, उस वक्त के आप बजट एलोकेशन देखिए, आंकड़े की बात है, बजट एलोकेशन देखिए। आप आगे अल्पसंख्यक कुमार जी के सरकार में आप देखिए समेकित विकास की आप बात करते हैं, आप कहते हैं रोड, बिजली, आप इन चीजों की बात करते, आप एक वर्ग समूह में फिर आप भी फंस जाते हैं उसी में। आप पूरा तो बोलने दें, आप पूरा बोलने दें। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो हॉस्टल चलाए गए हैं, इसमें की सुसज्जित लाइब्रेरी है, उसके लिए हज भवन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उनके कल्याणकारी योजनाएं ये चले। महिलाओं के लिए जो कल्याणकारी योजना चले जा रहे हैं वो हैं पीड़ितों, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए सड़क, बिजली, कल्याणकारी योजनाएं, अगर ये चले आ रहे हैं तो हम जनता, जोकीहाट की जनता, यानी आपका कहना है कि जोकीहाट में आपने काम किया, इसके बदले वोटरों ने आपको वोट दिया होगा, है ना? मैंने पूरे बिहार में काम किया, पूरे विश्व के लिए एक मॉडल, एक हिंदुस्तान के लिए जोकीहाट में भी वो काम हुआ, जोकीहाट में भी वो विकास हुआ, जिसका असर आपको ये उम्मीद है कि वोट के रूप में मिलेगा, है ना? निश्चित है, निश्चित। ठीक है, तो अब आप दोनों सुन लीजिए वोटरों की जुबानी, क्योंकि हमारे रिपोर्टर आनंद अमृतराज ने बात की हमारे सहयोगी ने, और वोटरों से ही जाना क्या मुद्दा है। कोई धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं, कोई धर्म जात नहीं, विकास, लेकिन विकास नहीं हुआ, यह गुस्सा था उन वोटरों में। सुन लीजिए, और उसी मुद्दे पर उन्होंने वोट डाला है। अब आप समझिएगा वोटिंग बिहेवियर। जोकीहाट में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या से क्या? जगह जगह पानी जमा रहता है, समझा ना, निकासी नहीं होता, रास्ता बंद हो गया है। बाकी इतने हाट बाजार है लेकिन रास्ता तंग है। अच्छा, है ना? तो और कौन सा मुद्दा भी कोई होगा ना कि भाई बिजली का भी मुद्दा है कि बिजली, अभी रमजान का महीना चल रहा है, बिजली नहीं है। आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे पर इस बार वोट पड़ रहा है? उसको बिजली की, मतलब बिजली का कमी की वजह से, और सब विकास भी नहीं हो रहा है। मतलब आप इस बार कैसा उम्मीदवार चाहते हैं जो विकास करे? जो विकास करे, जी जी। और कई बार होता है, बहुत तरह की बातें आती हैं, आपको लगता है कि जोकीहाट के लोगों को जो मिलनी चाहिए सुविधाएं अब तक मिल रही है? नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। मतलब विकास से बहुत अछूता है। आपको क्या लगता है विकास पहुंचा है यहाँ पे? नहीं सर, विकास तो जिसका जो नीतीश कुमार जी का जो पहुंचा ही है, यहाँ का रहनुमा नहीं कर पाए हैं। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि विकास हो इस क्षेत्र? हाँ, इस क्षेत्र में विकास हो, और विकास करने वाला अच्छा आदमी हो, विकास करने वाला अच्छा आदमी हो। यहाँ जितना को चुना गया, विनाश को चुना गया, आज तक जोकीहाट के लिए कुछ नहीं किया गया। जब बाढ़ आया था तो कितना समस्या हुआ था आप लोगों को? बहुत ज्यादा, तो मतलब क्या कहते, इतना पानी था हम लोग यहाँ। तो उस समय मदद मिली थी? कुछ नहीं। तो इस बार आप कौन से मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं?
हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं। यानी कि जोकीहाट को जो अब तक मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया सही ढंग से। महिलाएं क्या चाहती है जोकीहाट के? आपके भी जो साथी होंगी वो आपके साथ परिवार वाले लोग होंगे, तो वो क्या चाहते हैं? महिलाएं तो यही चाहती है कि हर मोड़ पर सड़क हो, बच्चे की पढ़ने की सुविधा हो, पानी का सुविधा हो, नलकूप हो, बस। यानी कि उम्मीदवार वही हो जो विकास करे। जी। यानी कि बाकी जो तमाम जो जाति धर्म की बात होती है वो सब गौन हो जाता है, सिर्फ विकास चाहिए। जी, सिर्फ विकास चाहिए। अच्छा, इस बार आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है जोकीहाट में? पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल। आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा कौन सा मुद्दा हावी है? खराब हुआ था नोटबंदी। सबसे बड़ी चीज ये प्रभावित हो रहे हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के लोग बेरोजगार हैं और सरकार ने जितनी वादा किया था सारी की सारी वादा फेल है। यानी कि रोजगार का मुद्दा रहेगा। आप युवा हैं, पहली बार वोट दे रहे हैं? जी जी। कैसा लग रहा है पहली बार वोट देकर? बहुत खुशी हो रही है। आपके मतलब मन में क्या चल रहा है, कौन सा मुद्दा है, कैसा नेता चाहते हैं? इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए बस। मतलब विकास चाहिए आपको? जी। अब तक नहीं हुआ विकास? नहीं, बहुत कम हुआ है, लेकिन हम एजुकेशन के मामले में बहुत कम विकास हुआ है। मैं चाहता हूँ कि और अच्छा से विकास हो। जो बेसिक नीड है शिक्षा पे यहाँ पे जोर देना होगा, शिक्षा और हेल्थ, ये दोनों शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो चाहिए। जी। आपको क्या चाहिए बाबा? आप बताइए बुजुर्ग, आपको क्या चाहिए? जो 10 आदमी का अच्छा लगेगा वही चाहेगा। मतलब मुद्दा कौन सा? कोई मुद्दा तो सोचा होगा ना कि इस बार भाई हम जाएंगे वोट देंगे तो मेरे मन में ये मुद्दा है, हम इसी मुद्दा को चुनकर वोट देंगे। मुद्दा तो वही है, शिक्षा होना चाहिए और खुशहाली होना चाहिए, अच्छा परिवार होना चाहिए। मध्य में क्या बात है? यानी कि विकास वगैरह ये सब है। सब। यानी कि जाति धर्म के नाम पे ये सब कोई बात नहीं, जाति धर्म के कोई बात नहीं है, हिंदू मुसलमान कोई बात ही नहीं है। बाप सदियों के जमाना से यही आगे सुविधा मिलना चाहिए, पब्लिकों का भलाई होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, रोड ट्यूबवेल होना चाहिए। मुद्दा हमारे लिए तो सबसे बड़ा ये रहेगा कि जो आदमी अमन को बहाल करे, देश के अंदर में जो अमन को बहाल करे, सांप्रदायिकों को खत्म करे, उसको वोटिंग करना चाहिए। जो अमन रहेगा तो सब चीज रहेगा। जल जमाव, बिजली, बुनियादी सुविधाएं, बाढ़ के दौरान मदद नहीं मिली, जोकीहाट को कुछ मिला नहीं, सड़क, पढ़ाई की सुविधा, पानी की सुविधा, पेट्रोल डीजल महंगा, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आखिर में अमन चैन को लेकर भी एक वोटर ने बात कही। इन मुद्दों में आपने डॉक्टर सुनील जी, वोटरों को क्यों ऐसा लग रहा है कि जोकीहाट में इन मुद्दों को लेकर कुछ नहीं हुआ? अगर विकास हुआ तो जोकीहाट में इन वोटरों में मन में गुस्सा क्यों है? मुद्दा विकास ही है। सबने कहा कि जाति धर्म नहीं चलेगा, हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, लेकिन विकास नहीं हुआ। सुमित जी, आपने जो फुटेज दिखाया है उसमें लोगों ने कहा कि विकास हुआ और होना चाहिए। निश्चित ही जनता के बीच में ये विकास, एक निरंतर विकास की जो चाहत और इच्छा है, ये एक सकारात्मक विचार है। इन्होंने कभी नहीं नकारात्मक बात में नहीं कहा और ये होने चाहिए। तो जनता को जो होने चाहिए, और हमारी सरकार, नीतीश जी की सरकार उसी पर खरा उतर रही है और खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रही है। निश्चित ही और भी करने होते हैं। कोई चीज का कोई अनटायरिंग एफर्ट में कोई उसका पूर्ण विराम नहीं होता। तो जनता ने इस बात को माना कि विकास हुआ है और भी होगा। ऐसे बिजली की बात, बिजली में पूरा बिहार वासी जानता है कि बिजली की स्थिति अब कैसी है। गांव देहात में भी 22 तो फिर फिलहाल जोकीहाट के वोटरों से आपको मेरे ख्याल से आपने सुना होगा, जोकीहाट के वोटर कह रहे हैं कि साहब रमजान चल रहा है, यहाँ पर बिजली नहीं आई, जल जमाव है। निश्चित ही उन्हें और चाहत है, एक नागरिक का चाहत और होना चाहिए, और शासन का काम है कि वो चाहत पूरी करनी चाहिए। वो ठीक है, उनकी चाहत अपनी जगह ठीक है। ये तो फिर आपके लिए नेगेटिव जाएगा। कहीं रोष नहीं, अगर आपने विकास नहीं किया तो ये तो फिर आपके लिए वोटिंग बिहेवियर इस तरह का नेगेटिव जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि विकास हुआ है और भी विकास होने चाहिए। तो ये होने चाहिए, जनता के बीच में जो चाहत है, उस जनता के चाहत का हम सम्मान करते हैं और उनके उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरने की कोशिश करते हैं। ये हमारी चाहत है। उन्होंने कभी नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया। किसी मतलब आप इसके लिए पॉजिटिव देख रहे हैं, इसमें आप पॉजिटिव अपने लिए क्या देख रहे हैं रामानुज जी? सांप्रदायिकता का मुद्दा तो कहीं ना कहीं इसमें गौण है। आप जिस मुद्दे को लेकर इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे वो मुद्दा है ही नहीं, और विकास का मुद्दा आप कभी लेकर गए नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, विकास का मुद्दा कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिए। उस समय का बजट का आकार, आज बजट का आकार,
उस समय वो मैं देश स्टडी में मैं नहीं कर रहा हूँ, पैसा, उन्होंने देश में पैसा। वोटरों ने स्टडी नहीं, पूरा नहीं, किया है, हमने होमवर्क विकास करके उन्होंने किया। वोट डाला है, हमने आपने अमन चैन सुना भी होगा। देखिए बजट का आकार। इनके साख और धाक खत्म क्या- हो गए। क्या बजट का आकार इनके था उस वक्त? राजनीतिक नहीं तो साख आप तो और बार बार धाक कह रहे हैं खत्म हो आरएसएस से गए। मिल गए, आप बीजेपी से मिल गए, दंगा फैला रहे, वहां तो ये मुद्दा है ही नहीं, वहां तो हिंदू मुस्लिम मुद्दा है ही नहीं। नहीं है रामानुज जी, नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, ये कि राजनीतिक ये डबल पार्टियां, करेक्टर मुद्दा ये है। जात और धर्म का ये डबल मुद्दा- ये मुद्दा कहाँ है? आपने किसी के मुंह से सुना कि हिंदू मुस्लिम आरएसएस ये सब सुना क्या? जो है आरएसएस सबको बिजली चाहिए, जल जमाव से मुक्ति चाहिए, पढ़ाई चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए, ये मुद्दे हैं। पढ़ाई चाहिए, बाढ़ में राहत चाहिए, सब हाँ, ये किया ठीक है, विकास की लेकिन बात करें। सबका क्या अमन चैन भी चाहिए, ये अब संविधान एक- भी अब चाहिए, ये चाहिए। हाँ ठीक ये यहाँ जो है, ठीक है, संविधान मतलब चलने मैं वाले के विरोध में एक चले वोटर ने गए। कहा अमन चैन और चाहिए, यहाँ- बाकी यहाँ- 10% बिल्कुल आप मान लीजिए बिल्कुल भय पैदा ने अमन करके- चैन कहा, भय पैदा 90% ने करके कहा लोग कि पार्टी विकास चाहिए। विकास के मुद्दे को आप आगे हम लेकर लोग भी जाते ना। विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने कहा, हम कह रहे हैं, सुमित जी मेरी बात को सुनिए आप, कि ये रंग रोगन वाली जो विकास है प्रचारात्मक बयान वीरों का, उसका मैं नजीर बता देता हूं कि वहां के लोगों ने भी कहा कि कहना कुछ और करना कुछ और। आप चलिए, बिहार में बहुत कन्वेंशन हॉल बहुत बन रहा है, हमारा विधानमंडल का हॉल बना है। आज ही एक पदाधिकारी कमेटी की बैठक थी, कहा कि आप उधर नहीं जाना है, विधानमंडल जोकीहाट नहीं रहना है। बात है आज ये नकारात्मक विचार यहाँ क्योंकि नहीं, पूरे खुद बिहार कर में नहीं जो हो रहा है सकते। आपके लिए रंग एक रोगन मैसेज है। विकास बताया जा रहा है, दूसरी सरकार को ये उसमें लूट हो रहा है, नकारात्मक सोच है। वही ये नजीर नकारात्मक किशनगंज सोच में भी है। है, कोई वही भी अररिया में भी है, अच्छी चीज वही नहीं जोकीहाट चाहते। में है, ये और चाहते सभी धर्म की जगह है। राजनीति, ये चाहते प्रचार नहीं जात-पात की चलने वाला है, राजनीति, ये चाहते बंद करिए परिवारवाद आप, की राजनीति, मैं ये नहीं चाहते बोल रहा था, भ्रष्टाचार की मैं नहीं राजनीति, बोलने दूंगा आपको। विकास की बात तो नहीं ये कर गाल चाहते। बजाने से नहीं होगा, रिजल्ट आ जाएगा, देख लीजिएगा। नहीं, ठीक है, वो रिजल्ट और मैं पता चल कह रहा जाएगा, हूं, लेकिन गलती वोटिंग नहीं। बिहेवियर मैंने आपको बिल्कुल। आपके सामने रख दिया, दर्शकों के सामने रख दिया मैं कह रहा है। हूं। वोटिंग बिहेवियर वोट साफ है कि सामने आप रखना भले ही कहें कि मुस्लिमों को आप डराएं, हिंदू मुस्लिम होगा, दंगा होगा, ये सब है, ये सब नहीं है वहां पर। नहीं दंगा ये सब नहीं है। मैं दंगा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं दंगा की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं आरएसएस से मिलकर, बीजेपी से मिलकर, वहां देखिए मुस्लिम हो, हिंदू हो, सबको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। सबने कहा सबको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, सबको संवैधानिक संरक्षण चाहिए, सबको बराबरी चाहिए। वहाँ मुद्दा वही है सर, मैं आ रहा हूँ, खराब है चूंकि वही मुद्दा है, उसी मुद्दा की मैं और बात कर रहा सिल्ली का भी हूँ। जिक्र यहाँ पर थोड़ा करना जरूरी है। मैं ब्रेक के उस पार रिपोर्ट दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो विकास का मुद्दा चला है, हिस्सेदारी की लड़ाई, धार्मिक सारे ध्रुवीकरण लड़ाई वहाँ ठीक है, है। एक सेकंड। वहाँ गरीब गुरबा विनोद जो पांडे है, जी। बहुसंख्यक के भी जो गरीब गुरबा हैं, जो पिछड़े दलित हैं, सबके बीच आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ। ठीक है रामानुज जी, लेकिन एक बात आप भी एक्सेप्ट कीजिए कि वोटिंग बिहेवियर सिर्फ सांप्रदायिकता ही नहीं होता और जात पात ही नहीं होता, चले गए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सब ने मान लिया कि रोजगार बड़ा मुद्दा है, पेट्रोल डीजल महंगा मुद्दा है, वो सब मुद्दा उठाते रहिए आप। बिल्कुल, पेट्रोल डीजल का महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। विनोद पांडे जी, जल्दी से मैं दुनिया सिली पर एक रिपोर्ट के जरिए विस्तार से आऊंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से, चूंकि विकास की बात चली है, आपको लगता है कि विकास एक बड़ा मुद्दा उभर कर गोमिया और सिल्ली में भी आया है? और अगर ऐसा है तो 4 साल की स्थिर सरकार ने जो कुछ किया वो लोग देखेंगे, बजाय इसके कि अस्थिरता में जेएमएम ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, तो ये तो फिर आपके लिए नेगेटिव जाएगा। नहीं, देखिए सुमित जी, जहाँ तक इस राज्य की बात है और गोमिया और सिल्ली का विधानसभा को हम लोग उस भारतीय जनता पार्टी का जो एक स्लोगन है विकास, उससे अगर जोड़ के देखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एक माहौल बना हुआ है। उसका कारण भी है, मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन जहाँ तक सिल्ली और गोमिया की बात है, वहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी आजसू पार्टी को नकारने का काम किया है। चूंकि इस राज्य की जनता ये नाली, बिजली, सड़क की जो बात हम करते हैं उससे हट करके वहाँ की जनता अपने हक अधिकार की बात करती है। यहाँ पर जमीन का मामला बहुत बड़ा मामला है, यहाँ पर नौजवानों का रोजगार का मामला है। यानी इस राज्य में छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, ये सारे लोग त्रस्त हैं।
ठीक है, जल्दी से रिएक्शन और प्रवीण जब प्रभाकर जी, मैं फिर मुख्यमंत्री- ब्रेक पर जाऊंगा, उसके बाद आता हूं। क्या बिजली, पानी, सड़क मुद्दा गौण है, जमीन एक बड़ा मुद्दा है, और अगर ऐसा है तो फिर उसमें आपके खिलाफ अपनों ने भी सवाल खड़ा किया था CNTSPT एक्ट को लेकर। देखिए रघुवर दास जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस राज्य में विकास का एक नया दिशा मिली है विकास को, और राज्य तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। और ये जो विपक्षी दल है, चाहे जेएमएम हो चाहे कांग्रेस हो, इनको ये पच नहीं रहा है। ये विकास के मुद्दे से राज्य को भटकाने का काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, और एक भ्रामा के काल्पनिक ढंग से राज्य की जनता को झूठ का पुलिंदा देकर और बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये राज्य की जनता समझ चुकी है। राज्य की जनता को विकास चाहिए, राज्य की जनता को अपना राज्य आगे चाहिए, और अभी तक जो काम इन लोगों ने किया है ये जनता देख रही है। और यही कारण है कि रघुवर दास जी के नेतृत्व में ठीक है, जनता तो देख ही रही है, और जनता ने देखकर अपना फैसला ले भी लिया होगा। देखा वो 21 मई को पता चल जाएगा। नगर निकाय के चुनाव में सभी दल अगर विकास ही करना चाह रहे हैं तो फिर विकास हो क्यों नहीं पा रहा है? 34 में 21 सीटें दी। गोमिया और सिल्ली की बात कर लेते हैं। दो तस्वीरों को के जरिए पहले देखिए वोटरों में किस तरह से उत्साह नजर आया आज, और उसका असर वोटिंग परसेंटेज पर भी नजर आया। सिल्ली में बम्पर वोटिंग हुई 75% से ज्यादा, और वहीं गोमिया में भी वोटिंग परसेंटेज 63.25% रही। यानी वोटरों ने खुलकर मतदान किया, भारी तादाद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन वोटिंग टर्नआउट के मायने क्या? प्रवीण प्रभाकर जी, ये आपके पक्ष में, हालांकि कई बार इसे माना जाता है एग्रेशन भी, वोटर अगर ज्यादा संख्या में निकलें तो, और सरकार, मौजूदा सरकार के खिलाफ भी। नहीं, गोमिया में ऐसी कोई बात नहीं है। गोमिया में पहले जेएमएम का विधायक रहे हैं, और गोमिया की जनता इस चीज को देख रही है कि जेएमएम का विधायक रहने का खामियाजा उनको क्या भुगतना पड़ा है। और विधायक भी ऐसा जिसको कोर्ट ने आयोग घोषित ठहरा दिया, तो उनके विधायक विकास से ज्यादा कहीं और व्यस्त रहते थे, तो इसका खामियाजा वहां की जनता भुगत रही थी। और जनता देख रही कि जहां बगल बगल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वहां वो इनिशिएटिव लेके पहल करके अपने क्षेत्र के विकास में लगे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक वहां थे, वो जान रहे थे कि हमको इन केंद्र प्रकार ने फिर जीत कर आना है, तो वो अपना उसी स्टाइल में चल रहे थे। तो जनता इस चीज को समझ रही थी। सिल्ली में तो देखिए वहां आजसू लड़ रही थी, और हमको लगता है कि सिल्ली में जो वहां जेएमएम के विधायक रहे हैं, वहां पर भी 3 साल में विकास ठप हो गया था। सिल्ली को लेकर आप उसके पहले जो सिल्ली में तो देखिए ऐसे बोले, यही रवैया रहा भी, बीजेपी का इंटरेस्ट सिल्ली में नजर नहीं आया। एनडीए में हमने आपके चैनल पर हमने सुमित जी आपके चैनल पर भी मैंने कहा था, और पहले भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां पर आजसू को जरूरत होगी, आजसू ने जिन जिन नेताओं को मांगा हमने वहां पर दिया। हमारे सांसद विद्युत वरण महतो वहां पर लगे हुए थे, ऐसी बात नहीं है कि वहां नहीं लगे हुए थे। आजसू की एक अपनी उपलब्धि है, सुदेश महतो का एक अपना चेहरा है, जिसके बूते आप ये कह रहे हैं कि वो जीत जाएंगे। नहीं, सुदेश जी खुद भी सिल्ली नहीं गए, और चमकाश जी गोमिया नहीं गए, और चमकाश जी सिल्ली नहीं आए। ऐसी बात नहीं, लोग अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं, जहां उनको जरूरत लगी हमने मदद किया। सिल्ली में आप कह रहे हैं ना कि जीत जाएंगे, तो ये जीत जाएंगे तो सुदेश महतो जी का एक चेहरा है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि सिल्ली में भी एनडीए जीत जाएगा। नहीं, निश्चित तो मैं कर रहा हूं। 3 साल में मैंने कहा ना सुमित जी की विकास वहां सिल्ली में ठप हो गया। सिल्ली में विकास ठप हो गया है, और जनता देख रही कि उसके पहले जो वहां विकास होता था वो 3 साल में एकदम बाधित रहा है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर इस बार वहां बदलाव करेगी जनता। अच्छा, बदलाव करेगी। तो फिर एक बात बताइए प्रवीण प्रभाकर जी, फिर गोमिया में क्या बदलाव करेगी? गोमिया में बदल के आजसू को लाएगी कि बीजेपी को लाएगी? नहीं, वहां तो शुरू से ही बीजेपी की पहले विधायक रहे हैं, और बीजेपी शुरू से वहां आगे रही है। मतलब वहां आजसू हार जाएगी आप उस, है ना? अब आपको मैं बता रहा हूं कि बीजेपी वहां शुरू से आगे रही है। और ये किस तरह का मैच है? गोमिया में मैच फिक्स था, या फिर सिल्ली में कुछ और मैच, गोमिया में कुछ और मैच? सिल्ली में आप कह रहे हैं सुदेश महतो जी बहुत अच्छा काम करेंगे,
बहुत बढ़िया से जीतेंगे, और गोमिया में उनके उम्मीदवार को लेकर आप कुछ कह ही नहीं रहे हैं, जबकि लंबोदर महतो जी का दावा आज आ गया कि हम जीतेंगे ही, हम ही जीतेंगे, बीजेपी हारेगी। देखिए पहले से भी कई सीटों पर आम चुनाव में भी दोस्ताना संघर्ष होते हैं। वहां आशु की इच्छा थी लड़ने की, चूंकि उपचुनाव था, आशु ने अपना तो ये एक तरह से मैच फिक्सिंग, लेकिन हम मतलब सियासी मैच फिक्सिंग हम लोग हम नहीं, मैच फिक्सिंग जैसी वो बात नहीं है। उपचुनाव में कई बार होता है कि सहयोगी दल एक दूसरे, आप देखिए नगर निकाय के चुनाव में जो महागठबंधन है विपक्ष, वो आमने सामने लड़ रहा था। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप जहां एनडीए में कहीं ना कहीं आपस में दूरी नजर आई, आप माने ना माने, आप कहेंगे कि विद्युत वरुण जी गए लेकिन रघुवर दास जी नहीं गए या वो नहीं आए, तो इस तरह की दूरी नजर आई, जबकि विपक्ष में जो अब तक एकजुटता नजर नहीं आई थी, वो पहली बार एकजुटता नजर आई। गोरखपुर और फूलपुर जैसी तस्वीर नजर आई, सब लोग एक साथ एक मंच पर सिल्ली और गोमिया में। ये एक तरह से संकेत आपके लिए भी है? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हो। विपक्ष का जो गठबंधन है वो अवसरवादी गठबंधन है, महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। जनता को मूर्ख बनाने के लिए, बरगलाने के लिए गठबंधन किया गया है। आप देखिए कांग्रेस का चरित्र देखिए ना, झारखंड में जब जिसके साथ जल्दी से जवाब दीजिए विनोद पांडे जी, उसके बाद फिर मैं पटना कांग्रेस का कोई परमानेंट पार्टनर यहाँ पर कांग्रेस का नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और आजसू पिछले 99 से 10 सालों से 20 सालों से एक साथ हम लोग साथ में है। स्वाभाविक गठबंधन, मतलब विपक्षी एकजुटता से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप कह रहे हैं? जेएमएम के साथ सारा दल बिना शर्त खड़ा है और आप आजसू के साथ नहीं खड़े हैं, आजसू आपके साथ नहीं खड़ा है। जनता पूरे भारत में, पूरे देश में कांग्रेस को खारिज करती जा रही है। कांग्रेस ही नहीं, विनोद पांडे जी कांग्रेस के साथ जाएगा वो डूबेगा। सुमित जी, सुमित जी कहिए, विनोद पांडे जी आप अपनी बात रखिए। जी सुमित जी, धन्यवाद। सुमित जी, थोड़ी सी गहराई में हम लोगों को जाना होगा। ये रघुवर दास जी सिल्ली क्यों नहीं गए, सुदेश महतो जी गोमिया क्यों नहीं गए, तो थोड़ा सा हम आपको पूर्व में ले चलना चाहेंगे। इस राज्य में रघुवर दास के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो उसके बाद कितने उपचुनाव हुए, इससे भी आप वाकिफ हैं, और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने किस तरह से नकारा है इसको भी आप जानते हैं। सिल्ली की जहाँ तक बात है, रघुवर दास जी का वहाँ नहीं जाना, मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से मैच फिक्सिंग है। वहाँ पर सुदेश महतो जी ने स्पष्ट किया रघुवर दास जी को कि अगर आप सिल्ली में आएंगे तो मेरा हारना निश्चित है। क्यों हारना निश्चित है? कि एक सीएनटी एसपीटी एक्ट का मुद्दा है इस राज्य में, एक नियोजन नीति का मुद्दा है इस राज्य में, एक स्थानीय नीति का मुद्दा है इस राज्य में, और इसके जो कर्ता धर्ता जो लोग हैं, रघुवर दास जी, सुदेश महतो जी, जनता ने इन लोगों को नकारने का काम किया हर जगह पे। मैं आपको बता दूं कि इसलिए सुदेश महतो जी और रघुवर दास जी में यानी भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी में आप कयास निकाल लेंगे। आप नहीं, कयास नहीं निकाल रहे हैं। आप पता कर ले सुमित जी कि क्यों नहीं गए। आखिर अगर आजसू पार्टी एनडीए में एक साथ है तो फिर क्यों वहाँ मुख्यमंत्री ने अपने विकास की बातें नहीं की? ये एनडीए के वहाँ पर विकास की बातें मुख्यमंत्री के द्वारा क्यों नहीं गई? देखिए प्रवीण जी, जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं रोक रहा था। अगर हम बोल रहे हैं तो आप पूरी बात सुनो, फिर आप उसका जवाब दें। कि अगर रघुवर दास जी वहां नहीं गए तो इसके पीछे सुदेश महतो जी हैं। उन्होंने सरकार में रहते हुए, जब वो सरकार में है और कैबिनेट के अंदर में जो भी फैसले हुए, आपको ये एक अजूबा राज्य लगेगा। विनोद पांडे जी, आप तो बड़ा खुलासा कर रहे हैं, सुमित जी एक्सक्लूसिव न्यूज दे रहे हैं, है ना? सुदेश महतो जी कह रहे हैं रघुवर दास जी को कि आप ना मत आइए, नहीं तो हम हार जाएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप पता कर लें। मैं अच्छा, तो आप इसका मतलब ये मान रहे हैं कि अब जीत जाएंगे सुदेश महतो जी और आप हार जाएंगे क्योंकि रघुवर दास जी नहीं गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर अब मेरी बात को समझ लेना। इसको जनता ने, इन लोगों का जो मैच फिक्सिंग है, इसको बहुत अच्छे से समझा है। और मैं आपको बता दूं कि चाहे सिल्ली हो चाहे गोमिया हो। अच्छा, मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले विपक्षी एकजुटता ये 2 सीट 1 सीट के लिए ही है कि आगे 2019 का भी लक्ष्य है? बिल्कुल, चाहे हारे या जीते। सभा में देखा, चाहे हारे या जीते। सुमित जी, आप
जो भी हो, हाँ। विपक्षी एकता जो है वो आपको राज्यसभा में भी दिखा है, उपचुनाव में भी दिख रहा है। और मैं एक बात आपको बता देता हूं कि ये राज्य कितना अलबेला है हम लोगों का, कि जहां स्कूलें बंद की जाती है और शराब दुकान खोले जाते हैं, ये स्थिति है इस राज्य की। और सिल्ली और गोमिया में ये भी एक मुद्दा था, सिर्फ स्थानीय नीति, नियोजन नीति और सीएनटी एसपीटी एक मुद्दा नहीं था। और राज्य की जनता ने, यानी इस 2 विधानसभा जात पात धर्म कम से कम मुद्दा नहीं था, पार्टी ये आंसू को नकारने का काम किया। सभी लोग कह रहे हैं। लेकिन जब चुनाव प्रचार की बारी आती है या चुनाव में मुद्दों को उछालने की बारी आती है सियासी दलों के सामने, तो वो हमेशा जात पात और धर्म को ही उछालते हैं। क्योंकि यहाँ भी हम लोगों ने यही मुद्दे उठाए। नहीं साहब, और आज भी हम कुर्मी बनाम आदिवासी मुद्दा, कुर्मी बनाम आदिवासी मुद्दा भी छाया रहा जी। कुर्मी बनाम आदिवासी मुद्दा भी छाया रहा। सुदेश महतो जी हैं, वो कुर्मी समाज से हैं, या फिर इस तरह का ये भी मुद्दा छाया रहा। आप लोगों ने इस मुद्दे को भी हवा दी, बीजेपी ने और आसू ने। तो जात पात और धर्म एक मुद्दा ऐसा है जिससे सभी कहते हैं हम नहीं करते हैं, लेकिन करते सभी हैं। चूंकि अब बहस के आखिरी पड़ाव पर है और जल्दी से मैं जोकीहाट और गोमिया और सिल्ली तीनों का नतीजा 31 मई को, लेकिन उससे पहले किस चीज पर भरोसा है? सबसे पहले रामानुज जी आपसे, आपको वोटरों के जहन में जो मुद्दा आपने सुना, उन मुद्दों को लेकर भरोसा है, या एक एमवाई समीकरण जो आरजेडी का कहा जा रहा है वो भरोसा है, या फिर तेजस्वी यादव के रूप में एक चेहरा है आपके पास उनका भरोसा है, या फिर तस्लीमुद्दीन साहब के गढ़ होने का भरोसा है क्योंकि उनके बेटे को आपने उम्मीदवार बनाया है? जल्दी से। देखिए, हमको भरोसा है कि इस राज्य की जनता ने ये बयानवीर, घोषणावीर, प्रचारवीर, इशू चेंजर को पहचानने का काम कर लिया है। इनके राजनीतिक शाख भी खत्म हुए हैं, व्यक्तिगत धाक भी खत्म हुए नीतीश कुमार की। और न सिर्फ माइनॉरिटी के लोग, मेजॉरिटी के लोग भी, सुमित जी आप बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, आप आम लोगों से बात करिए, छोड़िए माइनॉरिटी और मेजॉरिटी हिंदू और मुस्लिम की बात। तमाम आम आवाम में ये बात घर कर गई है कि ये आदमी अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपने कुर्सी के लिए जब मन में आया तब मुद्दा गढ़ लिया। कभी नरेंद्र मोदी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और कभी नरेंद्र मोदी हत्यारा है, ये कहने में इनको ये नहीं होता। कभी नोटबंदी बहुत बढ़िया है, कभी नोटबंदी खराब है। ये तो सियासत में, देखिए सियासत में तो आम है। कभी आप भी कहते थे नीतीश जी के पेट में दांत है, और आप भी मिल गए थे गले, आपको भी नीतीश जी अच्छे लगने लगे थे। बदला जाता है। नहीं, एक सेकंड, आपके अररिया के जो सांसद बने सरफराज आलम साहब, कभी नीतीश जी उनको अच्छे लगते थे, आज आपको लालू जी और तेजस्वी जी अच्छे लग रहे हैं। ये कभी शराब को गांव-गांव पहुंचा है। एक सेकंड, मुद्दा मैंने क्या कहा, आपको भरोसा क्या वोटरों के मुद्दे पर है, या अपना एमवाई समीकरण, या तस्लीमुद्दीन साहब के गढ़ होने का, तेजस्वी यादव के रूप में चेहरा होने लूट मचा हुआ है न्यायालय में, समरणालय में, सचिवालय में। आपको तेजस्वी जी के चेहरे पर भरोसा नहीं है? आपने कभी उनका जिक्र नहीं किया, एक बार भी नहीं। वो देख रहे होंगे, एक बार जिक्र कर दीजिए। मेरी बात सुनिए ना, मुद्दा पर ही भरोसा है, सब पर भरोसा है। तेजस्वी जी के जिक्र कर लीजिए डॉक्टर सुनील जी। अगर ऐसा है तो फिर ब्रांड नीतीश की छवि, ब्रांड नीतीश की छवि कम से कम गई है। और ये जो आरजेडी का दावा है वो धुंधली हुई है, और यही एक बड़ी वजह है। जनता है, देश को लुटवा दिया, देश को लुटवा दिया नरेंद्र मोदी से, ललित मोदी से, विजय माल्या, जल्दी से डॉक्टर सुनील जी, अंबानी से। ये कहते न खाएंगे न खाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव जी का आपने जिक्र नहीं किया, आपने नेता का जिक्र कर लीजिए कम से कम। हाँ, उनका चेहरा भी है। मैं सबका जिक्र कर रहा हूँ, मैं सबकी। डॉक्टर सुनील जी जल्दी से, नीतीश जी का चेहरा है, लेकिन उस चेहरे को लेकर कई सारे सवाल हैं, और वही सवाल एक मुद्दा है। नेता है, आप बोलिए, आप बोलिए, नेता का भी है, बोलिए। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा है राज्य की जनता। रामानुज जी हो गया, रामानुज जी, रामानुज जी, मोदी को हटाना चाहती है देश से और राज्य से, दोनों जगह इन लोग की बेईमानी पकड़ी जा। लोग करा रहे हैं, ये लोग महंगाई से करा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ेगा। सवाल मेरा इतना ही है कि आपके पास नीतीश जी के रूप में एक चेहरा है, ब्रांड है, लेकिन उसी ब्रांड पर अब चोट है, उसी ब्रांड पर सवाल है। देश को लूटा जाएगा, नीतीश कुमार मुंह बंद रखेंगे, कभी नरेंद्र मोदी को अच्छा कहेंगे, कभी खराब कहेंगे। ये तरीका ठीक नहीं है। लोकतंत्र में अगर विश्वास आप रखते हैं तो बोलने दीजिए। लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं आप? आपको विश्वास है? नहीं विश्वास है, नहीं विश्वास है, बिल्कुल विश्वास नहीं है। पूरा विश्वास है, बोलने दीजिए, पूछिए, बोलने दीजिए। बीजेपी के लोग
ये बोलने दीजिए डॉक्टर सुनील जी को, बोलने दीजिए। मैं नहीं बोलने दीजिए रामानुज जी, कम से कम लास्ट कमेंट उनको प्लीज नहीं भूलवाइए ना। आप ये जब इंटरप्रेट डॉक्टर सुनील जी, ब्रांड नीतीश, ब्रांड नीतीश क्या अब चल पाएगा? ब्रांड नीतीश फेल हो गया। ब्रांड नीतीश क्या एक बार फिर से काम करेंगे? और अगर हार होती है तो फिर ब्रांड नीतीश को झटका, साख पर बट्टा। देखिए निश्चित ही हमें पूरा विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार जी की छवि जो हमारी पूंजी है, उनका पॉलिटिक्स विद डिफरेंस, न्याय के साथ विकास। क्योंकि जहानाबाद में आपने कहा था कि जिसको जो सीट थी वो चली गई, इसमें कोई जीत हार नहीं है के साथ इस बार, लेकिन आपकी साख दांव पर लगी है, ये आप मानते हैं ना? शोषितों रंग रोगन विकास आप मानते हैं ना? कौन सा पिरामिड बनाया है? कल्याण के लिए कौन से काम चलाई गई योजनाएं आपकी साख दांव पर है, ये आप मान रहे हैं ना? बजट का कार्य डॉक्टर सुनील जी, आपकी साख दांव पर है, ये आप मान रहे हैं ना? नीतीश जी के रूप में चेहरा अगर आपके पास है तो वो साख दांव पर है। साख खत्म है, धाक भी खत्म है। पूछेंगे जवाब ये देंगे। चलिए ठीक है, यहीं खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया रामानुज जी, लोकतंत्र में विश्वास किया कीजिए, बोलने दीजिए। विपक्ष में होकर नहीं बोलने दे रहे, सत्ता में आइएगा तो कहां फिर बोलने दीजिएगा। नमस्कार।